गुड इवनिंग क्लास 12। तो मॉर्निंग टाइम में जो पहला पार्ट 1 वीडियो में बना रहा था उस समय काफ़ी साउंड होने लगा तो मैंने बंद कर दिया, इसलिए एक ही वीडियो को 2 पार्ट में बनाना पड़ा है और 2 पार्ट में आपको दिखेगा। अगर ये वीडियो आप पहली बार आपके सामने आ रहा है, इससे पहले 23 मिनट का एक वीडियो होगा, वो पहले देख लें। ठीक है जी, चलिए तो वहीं से कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ, उसको देखने के बाद ही यहाँ आइए। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या है? तो अगर 2 चार्जेस हों, अब किस तरह का चार्ज है, प्लस है कि माइनस है पता नहीं, एक Q1 चार्ज हो और एक Q2 चार्ज हो, केप्ट एट ए R डिस्टेंस, R डिस्टेंस पर दोनों एक दूसरे से रखे हुए हों। मे भी एक प्लस हो एक माइनस हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स, कि कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है? तो कूलम्ब का नियम ये कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब क्या कि अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या काम कर रहा हो, F काम कर रहा हो, तो कह रहा है कि लिटरेचर की तरफ से F प्रोपोर्शनल जाएगा Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के, और साथ में ये कह रहा है कि F प्रोपोर्शनल जाएगा 1/r² की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स of interaction between two charges is directly proportional to product of charges inversely proportional to the square distance between them। ठीक है, तो ये कहता है आपका कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, चलिए कूलम्ब्स लॉ ये कहता है तो कहता रहे। अब हम लोग जरा आगे बढ़ें, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ऊपर रहेगा, R² नीचे रहेगा। ठीक है जी, चलिए ओके। अब जाहिर सी बात है, अगर प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। चलिए K ले लिया गया यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब जहाँ तक बात करते हैं किसकी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिजिकल कांस्टेंट होगा, न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं, फिजिकल कांस्टेंट नॉट न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो इस फिजिकल कांस्टेंट अगर है तो इसकी डिपेंडेंसी कुछ ना कुछ होगी। अब फिजिकल कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट आप समझते हैं कि नहीं? न्यूमेरिकल कांस्टेंट का मतलब 2 सेम क्वांटिटी का रेशियो, 2 सेम क्या हो, क्वांटिटी का रेशियो, उसको न्यूमेरिकल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मास बाई मास, वो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो जाएगा, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसका रेशियो दूसरे के साथ ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक फिजिकल कांस्टेंट हो जाएगा, ना कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो K इज ए फिजिकल कांस्टेंट, K इज ए फिजिकल कांस्टेंट। अब सवाल उठता है
कि ये फिजिकल कांस्टेंट है तो इसकी डिपेंडेंसी कुछ ना कुछ बात पर होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर ये डिपेंड करेगा, ये कुछ और प्रॉपर्टी को लेकर के आ रहा होगा। ये फिजिकल कांस्टेंट क्या हो सकता है? दो चार्जेस हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच फोर्स लगेगा, ठीक। लेकिन क्या और कोई फैक्टर है? बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडियम में तो ये रखा होगा, यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम भी तो होगा भैया। तो यहाँ पर अगर कोई ना कोई मीडियम होगा तो मीडियम का इफेक्ट किस बात पर पड़ेगा? इस फिजिकल कांस्टेंट पर पड़ेगा। तो अगर ये फिजिकल कांस्टेंट पड़ता है तो k की वैल्यू क्या हो सकती है? ये k की वैल्यू क्या हो सकती है? तो पहली बात जो हो सकती है कि ये मीडियम जो भी यहाँ पर प्रेजेंट हो, जहाँ पर भी ये चार्जेस रखे हों, वो मीडियम कहीं ना कहीं इन दोनों के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। अगर यदि मान लीजिए ऑक्सीजन के अंदर रखे हुए हैं, या नाइट्रोजन के अंदर रखे हुए हैं, या सिंपल एयर के अंदर रखे हुए हैं, या किसी लिक्विड के अंदर रखे हुए हैं, बहुत सारे तरीके के मीडियम हो सकता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अलग अलग मीडियम में अगर चार्जेस को रखा जाए, सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर रखा जाए, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही कहते हैं। इंटरेक्शन का मतलब ही हो जाता है कि हम अट्रैक्शन और रिपल्सन ज्वाइंटली ले रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में है ना, ये हमको देखने को मिलता है क्या है कि अलग अलग आती है, मतलब कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम अलग अलग है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है वो क्या है? अलग अलग है। तो k की जो डिपेंडेंसी बनेगी वो इनवर्स डिपेंडेंसी बनेगी पहले इस एप्सिलॉन को, और एप्सिलॉन लिया जाता है, अब और भी कुछ बाकी है यहाँ, इतने से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, ठीक है। जरा इन बातों को अच्छी तरह समझिए। कूलम्ब्स लॉ को सिंपल वे में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हर टर्म को समझ के पढ़ा जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका यूज़ भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बात डिपेंड कर सकती है? मीडियम तो है ही, मीडियम के अलावा किस बात पर डिपेंड कर सकता है? ये फिजिकल कांस्टेंट। तो चार्जेस जो होंगे, चार्ज जो बॉडी होगा उसका कोई ना कोई शेप होगा, कोई ना कोई शेप तो होगा। तो अगर शेप होगा तो शेप के हिसाब से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी अफेक्ट होगा। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो स्फेरिकल शेप में होगा, लेकिन इंटरेक्शन जो होगा वो इंटरैक्ट जो करेगा, है ना, इंटरैक्ट जो करेगा वो हमारा क्या होगा? प्लानर होगा। अब थोड़ी सी बात, पता नहीं बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। जैसे कि दो स्फेयर हो, है ना, दो स्फेयर है, और दो स्फेयर रबड़ का स्फेयर मान लीजिए, और दो रबड़ का स्फेयर अगर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे दबाएगा तो ये जो एरिया ऑफ एक्शन होगा वो प्लेन हो जाएगा। तो प्लानर एरिया ऑफ एक्शन होगा, जबकि उसका इफेक्ट, वैसे तो उसको फील्ड लाइंस कहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग उस जगह पर आएंगे, तो वो स्फेरिकल इन शेप होगा। तो कहीं ना कहीं शेप जो है वो माने रखेगा, करेक्ट। यानी कि सेम चार्ज लेकर के अगर दो प्लेन शीट लेते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होगा, और सेम चार्ज लेकर के दो स्फेयर लें, उनके बीच का जो फोर्स होगा अंतर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर दोनों प्लेन चार्ज शीट है तो इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली अगर स्फेरिकल शेप में दो चार्जेस है। मानिए प्लेन शेप में दो चार्जेस हों तो इनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या रिपल्सन, यहाँ तो रिपल्सन होगा, ये अलग होगा। अगर स्फेयर में ही ऐसा लेकर के चल रहे हो तो ये फ़र्क पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। इसमें ये ज़्यादा महसूस होगा और इसमें कम महसूस होगा। तो यूजुअली ये सब चीज़ हम लोग पॉइंट चार्जेस को लेकर के चलते हैं। स्पेसिफिकली जब चार्ज प्लेन चार्ज हो जाए या सिलिंड्रिकल शेप हो जाए या कुछ और शेप में आएगा तब हम बात करेंगे, वो स्पेशल केस आएगा, हम दिखाएंगे धीरे धीरे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे
वैसे वैसे हम आपको बताएंगे कि ये फ़र्क आने लगता है, ठीक है ना, ये फ़र्क आने लगता है, दिखता है, एक्सप्रेशन में दिखता है। तो जाहिर सी बात है एरिया जो होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर के रूप में 4 पाई एज ए डिवीज़न लिया जाएगा, चूँकि पॉइंट शेप से ही हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, प्लेन शेप में हम या सिलिंड्रिकल शेप में जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने कूलम्ब्स लॉ में यहाँ पर एक एजम्पशन हम लोग जब भी फिजिकल कांस्टेंट लेते हैं तब इस जगह पर हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि जो चार्जेस होंगे वो पॉइंट शेप में होंगे, स्फेरिकल शेप में होंगे। तो पॉइंट चार्जेस की बात की हम लेके चलते हैं। तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो अब हम लोग लिख सकते हैं 1/f=k को रिप्लेस कर दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, ना जी, एप्सिलॉन कहते हैं इसको, है ना, सी लिख करके ऐसे कर दीजिए तो इसको एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर, ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। लेकिन अगर फ्री स्पेस या रफली कह दे एयर के लिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो ली जाती है एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिव, एप्सिलॉन नॉट जीरो लगा देते हैं इसमें, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो, कुछ भी कह लीजिए। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ, इसको कहते हैं फ्री स्पेस। तो अगर F0 की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगर यदि फ्री स्पेस के अंदर या एयर के अंदर अगर यदि चार्जेस रखे होंगे तो F0 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस लिया जाएगा, ठीक है जी, ओके। और इस इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रफली 8.54 इंटू 10⁻⁻12 फराड। अब फराड क्या चीज़ है समझेंगे, फराड पर मीटर होता है। ये धीरे धीरे आगे चलेंगे, जब हम लोग कैपेसिटर वगैरह में जाएंगे तो हम लोग समझ लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। और सम टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। ये बड़ा यूज, ये काफ़ी इस्तेमाल में आते हैं, इसका भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए आप लोग क्या करें, इनको नोट डाउन कर ले। अब ये सब नहीं नोट डाउन करना है, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, बाकी सब कुछ क्या करना है, लिखना है। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें और लिखने के बाद तब वीडियो को आगे ऑन करेंगे, ठीक है ना। हम जरा से बोर्ड क्लियर करें। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। अब सवाल उठता है कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक्स भी कह देते हैं। तो भैया अभी जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि जहाँ पर भी चार्जेस को रखेंगे कोई ना कोई मीडियम होगा, और अगर मीडियम अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को क्या करेगा, वो अफेक्ट कर सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स कहते किसको है, डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं अदर देन कंडक्टर को, सिंपल बात करें तो, एंड अदर देन फ्री स्पेस, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कह लेते हैं, ओके। स्पेस को भी कुछ देर के लिए डाइलेक्ट्रिक कहेंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है ना। तो अदर देन, अगर एक लाइन की बात करें तो अदर देन व्हाट, कंडक्टर जिसके थ्रू चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। क्या डिफिनीशन हो सकता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स are those medium through which
current does not flow but it can affect the forces between the charges in rest। जो रेस्ट में चार्जेस है उसको क्या कर सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो एग्जीक्यूट करता है कोई भी मीडियम क्यों करता है, ठीक है, ये सारी चर्चाएं आगे होंगी, है ना, ये सारी चर्चाएं आगे होंगी। पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, कैसे जो है सो अपोजिट फील्ड बनाता है, तो फील्ड वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन अभी से जो है सो इसके लिए हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल करके चलना पड़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को पहले समझना है, ठीक है जी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को पहले समझना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो जरा समझिए। हम एक सेटअप लेते हैं, करेक्ट, वो क्या, दो चार्जेस हैं, एक है Q1 पॉइंट चार्जेस लें, एक है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। पहले इसको एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में रख दिया गया, फिर सेम चार्जेस को उठा करके किसी डाइलेक्ट्रिक में रख दिया गया, डाइलेक्ट्रिक्स में रख दिया गया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स में रख दिया गया, सेम डिस्टेंस पर रखा गया, ठीक है, ओके। तो अगर इसमें लगने वाले फोर्स को F0 कह रहे हैं, इसमें लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को F कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये बनता है F0 = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना R², ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। और इसमें बनता है F = 1/4πε, इसमें नोट नहीं लगेगा, है ना, Q1 Q2 बाई R²। फर्क सिर्फ ε0 और एप्सिलॉन का आया। अब K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब पीछे के समय जगह पर जहाँ पर हम लोग के लिए थे, अब उसी के को एक ये मत न समझिएगा, है ना, वहाँ फिजिकल कांस्टेंट के लिए थे, और यहाँ पर न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा ये, है ना, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा। बहुत क्या है कि अब तो जो लोग भी देख रहे होंगे या 12th क्लास के बच्चे जो पहली बार इसको जो इस साल से देखना चालू करेंगे, जिनको हम 11th में पढ़ा चुके होंगे उनके लिए तो नहीं, लेकिन इसके लिए ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट, वहाँ पर हम फिजिकल कांस्टेंट की बात किए थे, K की वैल्यू 1/4πε निकाले थे। उसका अपना एक वैल्यू होता है, उसका अपना यूनिट्स होगा, अपना उसका एक डायमेंशन भी होगा, यूनिट भी होगा, लेकिन इसका ये यूनिटलेस होगा, प्योर नंबर होगा, है ना। तो सेम सिंबल से सेम बात ना गेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूजुअली K सिंबल से ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखा जाता है, इसलिए हमने क्या किया है, K सिंबल ले लिया है, ठीक है। अब K की वैल्यू कहता है क्या लेना है आपको, F0 to F, मतलब फोर्स बिटवीन फोर्स, बहुत लंबा हो जाएगा, इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम, ठीक है। जरा देखिए, F0 की वैल्यू ये है, F की वैल्यू ये है, सब कुछ सेम है, सिवाय इस बात के कि इसमें ε0 लग रहा है, इसमें एप्सिलॉन लग रहा है। तो जरा गौर कीजिएगा, सारी बातें कट जाएंगी, 1/ε0 ऊपर रहेगा, 1/ε नीचे रहेगा, यही ना होगा। F0 के लिए 1/ε0 रहेगा, F के लिए 1/4π कटेगा, 1/4π Q1 Q2 भी कटेगा, R² कटेगा, सब कुछ कट जाएगा। तो सही किया जाए फ्रैक्शन को तो ε/ε0 दिखेगा, ठीक है। तो
है ना, एप्सिलन की वैल्यू एप्सिलन नॉट के दिखेगा, ठीक है, वेयर के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एक बात फ्री स्पेस के लिए यही क्या हो, फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू 1, कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी, कंडक्टर के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है, और फ्री स्पेस के लिए 1, ठीक है। तो अब हम लोग एफ का फॉर्मूला जो ये है इसको जनरलाइज करके हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इस तरीके से ही हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्सेस को एक्सप्रेस करेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर के एब्सेंट है, 1 है, इसका मतलब वो फ्री स्पेस है, और के अगर यदि नहीं है तो इसका मतलब कोई न कोई मीडियम रखा हुआ है। तो ये तरीका होगा हम लोग को कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्रेस करने का। तो अब जाकर के बात पूरी होती है किसकी, कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ की बात अब जाकर के हमारी क्या होती है, पूरी होती है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम बोर्ड क्लियर करते हैं, है ना। वीडियो पॉज कर लीजिए और सबको नोट डाउन कर लीजिए सिस्टमेटिकली, ओके। जरा सा कूलम्ब्स लॉ से डिफाइन कर लिया जाए, डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, है ना। इसको 1 कूलम्ब को कैसे डिफाइन कर लेंगे, 1 कूलम्ब नहीं, 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। चलिए, तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा किया जाए Q1 बराबर Q2 बराबर Q, माने सेम चार्ज लिया जाए, सेम चार्ज लिया जाए। चलिए मान लीजिए पॉजिटिव ही ले लेते हैं, सेम चार्ज ले लिया जाए, और रखा जाए कितना, 1 मीटर के डिस्टेंस पर। और ऐसा हो, कैसा हो कि एक्टिंग फोर्स जो है, मैंने इस तरीके से इतना चार्ज लिया जाए कि एक्टिंग फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाए। और इसकी वैल्यू भी हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, क्या लिखा था, क्या लिखा था, हमने लिखा था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक। अगर इस सब को रख दिया जाए तो F के वैल्यू 9 × 10⁹ हो, इसकी भी वैल्यू 9 × 10⁹ है। Q1 Q2 के बदले Q × Q यानी Q स्क्वायर हो जाएगा, R के बदले 1 मीटर स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो Q की वैल्यू +1 या -1, चलिए +1 ही लेते हैं, है ना, 1 ही, Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब क्या डिफिनीशन बनता है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज का, तो डिफिनीशन ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कुछ इस तरीके से बनता है कि इफ 2 लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर kept in free space, equal magnitude 2 like charges, ठीक तो है, like charges, ठीक, kept in vacuum at a distance, इसको 1 कूलम्ब लिख ही लीजिए, 1 कूलम्ब लिख ही लीजिए, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, it provides a force of repulsion equals to 9 × 10⁹ Newton, then charge present on each is 1 कूलम्ब, ठीक है जी। तो हो जाता है 1 कूलम्ब,
ओके, तो इस चीज़ को भी क्या कर लिया जाए, पॉज करके लिख दिया जाए। ठीक है, चलिए तो आप लोग पॉज करके लिखिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, ये लिखने ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब पता नहीं जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग वेक्टर कितना अच्छी तरह समझते हैं, नहीं समझते हैं। खैर, जितना समझाना है हमको समझा ही लेंगे, और थोड़ा सा अगर डिटेल में समझने की ज़रूरत हो तो इसी वीडियो में हमारे चैनल के ऊपर नीचे चले जाइए। वेक्टर एनालिसिस के 9-10 वीडियो बना करके हम रखे हुए हैं, उनमें से कम 2-3 पार्ट तो देख ही लीजिए, तो आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पर Q1 चार्ज ले रहे थे और इसके इस पर क्या था, R डिस्टेंस पर क्या है, Q2 चार्ज। ठीक है ना, और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अगर हम लोग पॉजिटिव R का ले रहे हैं, हाँ, तो क्या होगा अगर ये रिपल्सन हो रहा है। तो देखिए, रिपल्सन और अट्रैक्शन हो रहा है, बात की बात है। इधर इस पर जो फोर्स लग रहा होगा F12, ठीक है, और Q2 पर जो फोर्स लग रहा होगा उसको कहेंगे F21। और क्या समझेंगे वो जानिए, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों। यदि इसमें हम क्या करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अगर अप्लाई करते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं, या फिर वेक्टर को अप्लाई करते हैं, इन आइदर ऑफ द सिचुएशन जितना F21 होगा उतना ही F12 होगा। F21 का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, F12 का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, उल्टा होगा। तो ऐसे में आप देखिए जरा, F21 इक्वल टू क्या होगा, माइनस F12 होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, करेक्ट, ओके। अगर मान लीजिए अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसे सिचुएशन में है ना, ये R डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ओके, इसको R12 कह सकते हैं। अगर 1 के रेस्पेक्ट में 2 का पोजीशन, 0.1 के रेस्पेक्ट में 2 पोजीशन, इसको R12 कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, R12 कहेंगे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, यही होगा ना। ये अट्रैक्शन हो रहा तो ऐसा होगा, रिपल्सन होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बात है कि देखिए F12 पॉजिटिव है, F21 क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि F12 इक्वल टू माइनस F21, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, होगा तो दोनों ही सिचुएशन में ही अपोजिट। लेकिन एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, चूंकि इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, 1 से 2 का डायरेक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। अगर लिखने की बारी आती है तो ये कैसे लिखा जाएगा और ये कैसे लिखा जाएगा, जरा बात को समझिएगा। F21 को हम लोग ठीक लिखेंगे, F21 को हम लोग ठीक ठाक लिखेंगे, 1/4 पोजीशन, इस पोजीशन के लिए हम लोग ले रहे हैं, जरा बात को समझिए, इस पोजीशन के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए फ्री स्पेस के लिए लीजिए, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर लिया जाएगा R12, चूंकि F21 का डायरेक्शन R12 के डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर F12 को लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहीं पर इसका डायरेक्शन चूंकि रिवर्स हो जा रहा है तो इसको माइनस R12 कैप लेंगे, यूनिट वेक्टर लिखते हैं यहाँ पर। अब यूनिट वेक्टर यहाँ क्यों लगाया जाता है, इसको वेक्टर फॉर्म लेते हैं, यूनिट वेक्टर क्यों लगाया जाता है, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ए वेक्टर इज ए मैग्नीट्यूड ए कैप। जाइए ज़रा सा वीडियो देख लीजिए हमारा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है, तो उसमें बात ये समझ में आ जाएगी, है ना।
तो ये यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ 1 2 क्या है, इसके अपोजिट है, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस लगा दिए, है ना। तो माइनस लगा दिए तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंपली कि ये माइनस अगर इधर बाहर आ गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या R² R12 कैप। अब यहाँ से भी इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर इस केस में देखा जाए, इस केस में देखा जाए तो क्या होगा, इस केस में देखा जाए तो इस केस में जस्ट इस बात का उल्टा हो रहा है, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, Q1 Q2 बाई R², ठीक है, और R12 कैप, क्योंकि अब की बार F12 का डायरेक्शन R12 के डायरेक्शन में है, लेकिन इसी जगह पर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², यहाँ पर ये इसके अपोजिट है, F21 R12 के अपोजिट है, ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² R12, किसी एक ही डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, एक ही बार में दो अलग अलग डायरेक्शन को पॉजिटिव नहीं ले पाएंगे हम लोग, ठीक है, नहीं ले पाएंगे। अगर 1 के रेस्पेक्ट में 2 के पोजीशन को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जा रहा है तो वही पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज फिर 2 के रेस्पेक्ट में 1 के पोजीशन को पॉजिटिव लेंगे तो हर चीज़ उल्टा हो जाएगा, हर चीज़ उल्टा हो जाएगा, लेकिन कहानी एक ही रहेगा, ठीक है। तो आप इस बात को क्या कर ले, लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो जरूर लिख लीजिए ताकि न्यूमेरिकल में इसकी क्या हो, मदद ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मान लीजिए बहुत सारे चार्ज रखे हैं, चलिए मान लीजिए Q1 भी हो, एक Q2 भी हो, एक Q3 भी हो, तब तो कहानी अलग अलग होगी ना। ऐसे में क्या बात हो सकती है, बात ये हो सकती है कि एक फोर्सेस तो लगेगा इनके बीच में, किनके बीच में, इनके बीच में, वो होगा कुछ इस तरीके का, F12 इधर, F21 इधर, सब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ओके। सारे चार्जेस अगर पॉजिटिव मान के चल रहे हो तो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3, इस पर फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन, ओके। और अब फिर इसके ले लीजिए, इसके ले लीजिए, तो ये क्या होगा, इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर काम कर रहा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 3, और ये इधर इस पर रिपल्सन इधर काम कर रहा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1 ड्यू टू 2, 3 ड्यू टू 2, करेक्ट। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं, वो दो चार्जेस पर हम जब ले रहे थे तो वहीं पर ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव की इसको पॉजिटिव की इसको पॉजिटिव की इसको पॉजिटिव, ये नहीं, एक लाइन पर लेने प्लस माइनस लेने से वो बात खत्म हो जाती है ना, वहाँ सॉल्व हो जाता है। इसमें नहीं, मल्टीपल चार्जेस हो तो उसमें प्लस माइनस वाला झंझट से बच जाइएगा, करेक्ट, ओके। तो ऐसे में इस तरीके से बना ले करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये एक पेयर ऑफ इंटरेक्शन यहाँ हो रहा है, एक पेयर ऑफ इंटरेक्शन यहाँ हो रहा है, एक पेयर ऑफ इंटरेक्शन यहाँ हो रहा है, करेक्ट है ना। जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा कि ये तीनों चार्जेस एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाना चाहेंगे अगर रिपल्सन है तो। अगर लेट सपोज किसी में क्या हो कि ये मान लीजिए पॉजिटिव है ना, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अंदर की तरफ आने लगेगा, ये अंदर की, ये जो बाहर की तरफ दिखा रहा है ये अंदर की तरफ, ये क्या होगा अंदर की तरफ, और ये दोनों,
और ये फोर्स भी क्या होगा, अंदर की तरफ, और ये फोर्स भी क्या होगा, अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ लगेगा, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, जबकि ये फोर्स और ये फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ। अगर ये मान लीजिए माइनस है और ये दोनों प्लस है तो करेक्ट, हाँ, माने ये इनके तरफ आएगा जबकि ये एक दूसरे से दूर हटेगा, कुछ इस तरीके की बात होगी, है ना। और तब जा करके अगर इन पर नेट फोर्सेस निकालने की बारी होगी तो इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स, अब तब तीनों फोर्सेस को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो जब प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर मैं इसको पूरे डिटेल में दिखाऊंगा, है ना। फिलहाल के लिए हमने एक डायग्राम बना करके लिया है ताकि ये बात, इस तरह की बातें आएंगी कि अलग अलग मल्टीपल चार्ज हो सकता है, 4 चार्जेस भी हो सकते हैं, है ना, 4 डिफरेंट चार्जेस क्या हो इसमें होगा, ठीक है। चलिए, अगर यदि इसको इच्छा बने तो उतार लीजिए, नहीं इच्छा बने तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 2 चार्जेस, one 4 कूलम, अनदर 8 कूलम, ओके। और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है वेयर ए थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट, वेयर ए थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट, कहां पर एक तीसरे चार्ज को हम रखें कि, है ना, द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम रिमेन्स, इसमें ये चलिए ये +4c है और ये +8 कूलम है, ओके। और चलिए 9 कूलम ले लीजिए, 9 कूलम नहीं, 18 रहने दीजिए, चलिए 18 रहने दीजिए, 9 कूलम लेते पता नहीं क्या होता है, हम अपनी ये न्यूमेरिकल वैल्यू अपने से लिए हुए, ठीक है। 9 कूलम लीजिए, ओके, है ना, 4 कूलम ये, 9 कूलम ये, कह रहा है कि वेयर शुड बी as shown in figure where and where should a third charge be kept so that the system remains in इक्विलिब्रियम, कहां पर थर्ड चार्ज को रखा जाएगा, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए थर्ड चार्ज को कहीं ना कहीं इधर ही रखा जाएगा, तभी होगा, एक क्यू चार्ज होगा, ओके। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए होना क्या चाहिए, देखिए इस पर F12 लगेगा और इस पर F21 लगेगा, और इसको अगर थर्ड चार्ज मान करके चलते हैं तो इसको अंदर की तरफ लगना चाहिए कितना फोर्स, F13, और इसमें लगना चाहिए कितना, F23, ठीक, F23। इक्विलिब्रियम में होने के लिए होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, पहली बात कि F13 और F23 बराबर होना चाहिए, चूंकि F12 और F21 क्या होगा, बराबर होगा, बात को समझ रहे हैं। चूंकि F12 और F21 बराबर होना चाहिए तो Q को ऐसी जगह पर रखा जाए कि F13 और F23 क्या हो, बराबर हो, है ना। तो इक्वल फोर्सेस एक्सर्ट करें, है ना, और ये इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा, थर्ड है तो 32 और ये F31। तो पहली बात तो ये होगी कि F32 = F31 होना चाहिए, माने सेकंड चार्ज जितना इस पर लगाए उतना ही इस पर लगाए, है ना। फर्स्ट चार्ज जितना थर्ड पर फोर्स लगाएगा उतना ही सेकंड चार्ज भी थर्ड पर उतना ही फोर्स लगाना चाहिए।
अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 Q1 Q2 फॉर्मूला लगेगा। Q1 Q2 Q इसको कह रहे हैं अपॉन कितना डिस्टेंस। चलिए इधर से इसकी डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं? x। तो उधर से जो डिस्टेंस बचेगा वो 6 माइनस x का स्क्वायर, तो इधर में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q बाई कितना? 6 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ कट जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएगा, बचेगा इधर में देखिए क्या? Q1 बाई एक्स स्क्वायर एंड Q2 बाई 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, Q1 कितना है? 4 अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर। ठीक है, Q2 बाई 6 माइनस एक्स स्क्वायर। Q2 कितना है? 8। ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 दूनी 8 है ना? 4 दूनी 8। ठीक, अच्छा 8 नहीं 9 ले हुए है ना, 9 ले हुए। तो दोनों साइड ले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, 9 ले हुए हैं। इसको हम बदले थे जान करके, हम जानते थे कि स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट लीजिए 3x हो जाएगा। तो 12 माइनस 2x इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो 12 इक्वल टू 5x हो जाएगा। 12 इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो 20 अगर ये 10 ले लिया जाए मीटर, तो 2 दहाई 20 5 को 20। अच्छा चलिए इसको 10 मीटर ले लीजिए, तो फार्मूला वैल्यू सही बैठेगा। क्योंकि अपने मन से हमने क्वेश्चन लिया है, इसलिए हम वैल्यू अपना चेंज करें। हम लोग का उद्देश्य है ऐसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कैसे किया जाता है। ठीक है ना, ये नहीं है ये कैसे होगा। 20 ये हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू 4, मतलब यहाँ से इस चार्ज से, फर्स्ट चार्ज से इसकी डिस्टेंस 4, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 10 माइनस एक्स का रहे तो 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। ठीक ना, तो x इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा, है ना? x इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा। ओके चलिए, यानी कि फर्स्ट चार्ज से 4 मीटर के डिस्टेंस पर और सेकंड चार्ज से वो 6 मीटर के डिस्टेंस पर उस चार्ज को रखना होगा अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। लेकिन अभी इक्विलिब्रियम की कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर तो हम लोगों ने ये लिया है कि दोनों ही चार्ज इस थर्ड के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं। मैंने वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर चार्ज कुछ भी रखा जाए तो लगने वाला फोर्स सेम हो जाए, या सही माने को बोला जाए तो ये क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट माने एक्टिंग फोर्सेस जहां पर सेम हो जाए। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट पर ही रखा जाएगा जहां पर क्या होगा? कोई भी चार्ज को रखा जाए तो इनमें जितना फर्स्ट चार्ज थर्ड पर लगाएगा उतना ही सेकंड चार्ज भी थर्ड पर लगाएगा। मैंने F31 F32 क्या हो जाए? सेम हो जाए। उसको कहेंगे क्या? न्यूट्रल पॉइंट। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है? अब क्या है? कितना रखेंगे? सो व्हाट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। फाइंड, अच्छा फाइंड द केप्ट चार्ज ऑल्सो। केप्ट चार्ज, अब रखने वाला चार्ज कितना होगा? रखे जाने वाला चार्ज कितना होगा? कितना होगा इसको जानने के लिए हम लोग चाहे ये दोनों इक्वल होना, F12 या F13 इक्वल होना चाहिए, या F23 या F21 इक्वल होना चाहिए। मतलब इसके रिपल्सन के कारण, माने 1 और 2 के रिपल्सन के कारण 1 और 2 दूर ना जाए। करेक्ट? तो ये दूर जाने से कौन सा रोक सकता है? ये जो बीच का चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करके अंदर की तरफ खींच करके रख सकता है, तभी जा करके ये सिस्टम क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है कि अगर ये प्लस प्लस चार्जेज हैं तो ये ऑब्वियसली ये माइनस चार्ज आने वाला है, क्योंकि इसको सिंपल समझा सकता है, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, ये भी प्लस होगा तो इसको भी रिपेल करेगा, उसको भी रिपेल करेगा, तो और ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, कहने का मतलब तब इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग अपने फिजिकल कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव चार्ज होगा। अब जनरल नोटेशन में नहीं, कॉन्सेप्ट से ही आपको सॉल्व करके दिखाते थे, नहीं तो अलजेब्रा में रख करके हम कर सकते थे, इन दोनों को प्लस करके देख सकते थे, लेकिन अभी जरा सा इनिशियल स्टेज में है, आप लोग तो सिंपल में समझिए, है ना। तो आइदर हम लोग Q को, मतलब Q की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है, तो आइदर F12 को F13 के बराबर करें या F23 को F21 के बराबर करें, आएगा आंसर सेम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो F12 की वैल्यू F13 के बराबर आना चाहिए, ठीक है जी, बराबर आना चाहिए। तो बराबर आना चाहिए तो F12 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लीजिए, है ना। Q1 Q1 Q2 बाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 10 का स्क्वायर होगा, चूंकि F12 इसके कारण लग रहा है फोर्स ना, 2 के कारण ना, है ना। और F13 की बात अगर हम करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बाई कितना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है, 4 का स्क्वायर। अब आप गौर कीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और Q2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, इधर में कितना है, 10 का स्क्वायर, ये कट गया, है ना। Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, Q की वैल्यू कितनी है, यही तो निकालना है, और यहाँ क्या, 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये 4 और ये 4 तो कट गया भैया, है ना, कट गया ना। तो अगर देखा जाए तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है, तो Q की वैल्यू आ रही है 4 स्क्वायर इंटू 9/10 का स्क्वायर। वीडियो कट तो नहीं रहा है, नहीं अब तक तो नहीं कटा है नीचे में, ठीक है। 4 स्क्वायर इंटू 9/10 स्क्वायर, ठीक है। तो Q इक्वस टू 4 का 3600, 4 10 125, 4 इंटू 4 इंटू 9/10 का स्क्वायर 100, तो 4 से 25 टाइम्स, तो 36/25। Q की वैल्यू कुलाम, और जाहिर सी बात है Q की वैल्यू अगर यदि लिखा जाए तो निगेटिव होगा, -36/25 कुलाम लीजिए, COLLOUMB कुलाम, है ना। Q -36/25 कुलाम, ठीक। तो ये आ गई इसकी वैल्यू, गॉट इट। चलिए, तो एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने इस पर कूलम्ब्स लॉ पर देख लिया। तो बेसिकली जो ये वीडियो था कूलम्ब्स लॉ के इर्द गिर्द था, है ना, और वही हम लोग को देखना था। चलिए, अब डे आफ्टर डे, एक दिन बाद करके एक दिन करके हम आपका वीडियो हम डालेंगे, और उसको आप फॉलो अप करें, लिखें और उसकी लिख करके रखें, ठीक है। चलिए, अब वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, और फिर नेक्स्ट पार्ट को इंतज़ार करिए। धन्यवाद।